अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, मामला ये है कि सेनेटर फैसल वाडा साहब ने एक्स पे अपने पैगाम में ये लिखा है कि NGOs और सियासतदान, कुछ NGOs और कुछ सियासतदान खबरदार हो जाएं। वो लिख ये रहे हैं कि तमाम सियासतदान और दीगर अपनी जो समत है उसको दुरुस्त कर लें। तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़े जाएंगे। सवाल ये है कि ये कौन से तुर्रम खान हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं फैसल वाडा साहब और किस तरीके से वो रगड़े जाएंगे, इस पर आज हमने बात करनी है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो सज़ा याफ्ता क़यादत है उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है और अगर उन्होंने अपीलें करनी हैं तो वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे हैं। इस फैसले के पीछे खुफिया हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या है, इस पर बात करनी है। साथ ही लाहौर में एक गैर अखलाकी पार्टी का चर्चा है। मारिया बी साहिबा ने जिस वक्त ये पोस्ट किया उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उस गैर अखलाकी जो पार्टी है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। ये पार्टी कहाँ पर हो रही थी, इसके पसे पर्दा हकाइक हैं क्या, इसके पीछे कौन लोग हैं और हुकूमत ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की है, इस पर भी हमने बात करनी है। कुछ दीगर मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले राना फैसल वाडा साहब ने मुतनब्बे कर दिया, खबरदार कर दिया। कोई भी इससे बड़ा जो वर्ड है वो बोला जाए तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। उन्होंने कहा कि जी के बड़े बड़े तुर्रम खान जो हैं वो रगड़े जाएंगे। ये किन का जिक्र कर रहे हैं, किन को वो कह रहे हैं, किन को मुतनब्बे कर रहे हैं ये, और उन्होंने कहा वो लोग उनको पता है, ये किन लोगों को पता है कि जिनकी वो बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने ना पूरा अगर ट्वीट ये सामने तो आ रहा है, लेकिन मैं इसकी दो तीन चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ प्लीज़। वो कहते हैं सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की गनौनी साजिश कोशिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में फ़ौज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशत गर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तमाम मुनाफिक सियासतदान में तुर्रम खान, ये बड़े बड़े जो खान जो भी कह रहे हैं उसको साइड पे कर, वो लफ्ज़ एक लिख रहे हैं, तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिमत दुरुस्त कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसल्सल है वो जारी है। इसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे जी। अच्छा, अब ये है, एक तो बड़ा क्लियर है, उन्होंने कहा मुनाफिक सियासतदान। दुश्मन तो दुश्मन होता है, हाँ जी। उसको आप ना मुनाफिक कह सकते हैं ना उसको उसके हवाले से कोई और बात कर सकते हैं, हाँ, जो ऑपोजिट जगह पे इसका मतलब है ये सारी गुफ्तगू में PTI का ही नहीं है। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू में, क्योंकि फैसल वाडा की आज तक के जितने ट्वीट आप देखेंगे उसमें वो PTI को डायरेक्ट नाम लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा रगड़े जाएंगे, इमरान खान तो जेल में है, बाकी लोग भी जेल में है। अब ये बात हुई है उन लोगों के साथ जो सियासी मुनाफकत कर रहे हैं। सियासी मुनाफकत कौन कर रहे हैं? जो इनका हिस्सा है। अच्छा, हुकूमत के लोग। देखें, अगर तो नहीं है तो मुनाफिक लफ्ज़ जो है ना, सियासी मुनाफिक लफ्ज़ आप देख लेना। हाँ जी, हाँ जी, सियासी मुनाफिक एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जी जी। अब सियासी मुनाफिक जो है वो होगा जो साथ होगा, जो आपका दुश्मन है, जिसको आपने दुश्मन की सफ में या आपके मुहालिफ की सफ में शामिल कर लिया। मुनाफिक हम ये दुश्मन नहीं कहते, मुहालिफ की सफ में शामिल कर लिया, वो मुनाफिकत आपसे नहीं कर सकता, वो आपका मुहालिफ है। ऐसे ही है। आपने उसको रगड़ा लगा दिया, जेल में फेंक दिया, आपने उनके लोग तोड़ लिए, सारा कुछ कर लिया, ओके हो गया फैसल वाडा साहब, ये वो तो हो गया अब साइड पे। अब ये तो आपने बताना है ना, आपने इशारा तो दे दिया कि बड़े तुर्रम खान कौन है? क्या वो इमरान खान तो जेल में है ना, क्या वो किसी का नाम तो होना चाहिए ना कि उनमें से कौन है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और कौन सा है जो आपके साथ सियासी मुनाफिकत कर रहे हैं? वो आपका साथ देने वाला ही मुनाफिकत कर सकता है ना। फिर मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो हो कि वो शख्स बिल्कुल आपसे अलहदा हो, वो शख्स जो है उसका कोई किसी किस्म का आपसे तल्लुक ना हो, यहाँ तो हो कि उसका किसी किस्म की आपसे कोई चीज़ ना हो, फिर तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जब सियासी मुनाफिक कहते हैं तो ज़हन में रखिएगा। अच्छा, मैं ख़बर आपको दे दूँ, लोगों को
एक तफरीही मकाम पर होने वाली मीटिंग का भी पता है, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला किया गया कि नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जिसकी एक जिंदा मिसाल आज का इसाक डार साहब का बयान है कि आज उन्होंने बयान दिया है, वहां पे पूछा गया, उन्होंने कहा अभी तो हम 26वीं आईनी तरमीम की उससे नहीं निकले, आफ्टर शॉक से निकले, आप 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं। ये आज की बात है ना इसाक डार साहब की, ये कोई 20 दिन 25 दिन 30 दिन पहले की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नून लीग 27वीं आईनी तरमीम का बोझ नहीं उठाना चाहती। अच्छा, पीपल्स पार्टी जिसके क्रेडिट में एक चीज है कि जनाब हमने सूबों को बहुत कुछ दिया, अब वो भी इसका बोझ नहीं उठाना चाहते। अब ये जो फिक्रा इस्तेमाल किया है ट्वीट, क्योंकि फैसल वाडा साहब का ट्वीट बड़ी अहमियत रखता है, आप उनका जो ट्वीट है उसमें जो फिक्रा आया है तो उसको अगर उस लिहाज से देखें तो बड़ा क्लियर है कि फिर अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। ये फिर साकिब बशीर साहब को पता होगा, ये अपनों के इक़्तिदार के करीब तर है। जी साकिब साहब, ये किन पे बिजलियां गिर रही हैं, किन को मुतनब्बे किया जा रहा है, किन को कहा जा रहा है कि बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़े जाएंगे, ये आपके इल्म में है कुछ कि क्या चल रहा है? फैसल वाडा साहब आजकल किन से नाराज हैं? एक तो उनकी जो ट्वीट है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो हकीकी है वो बुनियादी तौर पर जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, वो मुस्लिम लीग नून में से हों, पीपल्स पार्टी में से हों या दीगर जमातों में से हों, ये इशारा उनकी तरफ है, उन की किरदारों की तरफ है जो कहीं ना कहीं जो है वो इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो 27वीं तरमीम है उसके हवाले से बहुत सारी बातें जो है वो आ रही हैं और उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स दरमियान में आ सकते हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग भी हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। अगर 18वीं तरमीम की तरफ गए तो पीपल्स पार्टी के लोग भी कर सकते हैं। तो इन्होंने उसका हवाला तो नहीं दिया, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने उनको मुनाफिक सियासतदान कहा। एक तो एस्पेक्ट इनकी ट्वीट का ये है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो मेरा ख्याल है कि जो फैसल वाडा साहब हैं वो आज़ाद हैसियत में सेनेटर बने हैं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है। उनको गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा जो वो क्या कहते हैं कि एक तकब्बुर जैसा लहजा जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर जो सियासतदान है, यकीनी तौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ करप्शन में भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं। तो सबको मिला जुला के एक पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना ये भी मेरा ख्याल में कोई मुनासिब नहीं है। ये इनकी ट्वीट का दूसरा एस्पेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, एक और मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है, सज़ा याफ्ता क़यादत, 9 मई केसेस हैं उनके बाद उनको सज़ा हुई है, उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। क्या वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपील के लिए जाना है तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है कि उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा, गिरफ्तारी देनी ही पड़ेगी, तो गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं दी गई? गिरफ्तारी जो है वो इसलिए नहीं दी गई, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये मजमूई तौर पर 203 पीटीआई के वर्कर्स समेत लोग जो है वो जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 20 के दरमियान इनकी लीडरशिप के लोग हैं, ख़वातीन भी जिनमें शामिल हैं। इशू इसमें यह आ रहा है कि जो उमर अयूब साहब हैं उनको फैसलाबाद की अदालत ने सज़ा दी। उनका नाम लाहौर के मुकदमात में भी है, उनका नाम सरगोदा के मुकदमात में भी है, उनका नाम दीगर मुकदमात में भी मौजूद है। इसी तरह शिबली फराज साहब के नाम भी मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। बाकी जो लीडरशिप है, या ये अभी रिसेंटली आलिया हमजा हुई हैं, सरम जावेद हुई हैं, इनके लाहौर के बाकी केसेस में इनके नाम जो है वो मौजूद हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ एक केस होता, उसमें सज़ा होती, हम सरेंडर करते, 2 माह में अपीलें दायर होती और 2, 2.5 माह, 3 माह, 4 माह बाद जमानतें हो जाती, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाती, हम रिहा हो जाते। अब सूरत हाल ये है कि ये कहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो फिलहाल तो धुंधला नजर आ रहा है। धुंधला इस लिहाज से कि एक में सजा हुई है, हम सरेंडर कर देते हैं, जेल में चले जाते हैं, और उसमें हम अपील फाइल करते हैं, सजा मुअत्तल होने के करीब होती है, हमें दूसरे में सजा हो जाती है, दूसरे की अपील फाइल करते हैं तो तीसरे में सजा हो जाती है, तो हमारी जो कैद होगी वो लटकती जाएगी। तो इस सिचुएशन में फिलहाल पीटीआई की जो लीडरशिप है वो सरेंडर नहीं कर रही। आने वाले दिनों में जो सितंबर का पहला वीक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसमें ये पता चलेगा कि इनका जो सिनेरियो है ये बदलता है या ये सरेंडर की तरफ जाते हैं।
अभी तक की जो खबर है कि ये सरेंडर की तरफ इस वजह से नहीं जा रहे कि एक से जायद मुकदमात हैं और एक से जायद मुकदमात में अभी एक में सजाएं हुई हैं, तो आगे चलकर भी सजाएं हो सकती हैं और लंबा अरसा उनको जो है जेल में रहना पड़ सकता है। इस वजह से ये एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल बनी है, इस वजह से इनकी अपीलें जो है वो लटक सकती हैं। बिल्कुल अपीलें लटक सकती हैं। ठीक कह रहे हैं आप साकिब बशीर साहब। यहाँ पर हमने एक ब्रेक लेनी है, कुछ दीगर मामलात पे एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो 9 मई के बाद जिन्हें सज़ाएं दी गई हैं और 9 मई के केसेस में सज़ाएं दी गई हैं, उन्होंने सरेंडर अभी तक नहीं किया है। लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बढ़ती जा रही हैं। अब कुछ तज्ज़ियाकार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मशवरा दे रहे हैं कि मुआफ़ी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फ्यूचर को किस तरह से सेंस कर रही है और क्या देख रहे हैं वो लोग कि हमने पाकिस्तान की सियासत में किस तरह से आगे बढ़ना है? असेंबलीज में जो मुश्किलात का उनको सामना है, इस हद तक अब मुश्किलात हो गई हैं कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी अब कुछ उनको कह रहे हैं सेनेट के अंदर। वो क्या कह रहे थे, पहले आपको वो सुना देते हैं। ना करें, अपने होशो-हवास पे आएं, अपना लाए अमल बनाएं, अपना कोई रास्ता चुनें, अपनी सराते मुस्तकीम की तरफ लौट के आएं, ना अपने आप को जाया करें, ना अपनी तवानाइयों को जाया करें। इसी तरह आप गिरते पड़ते चले जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से भी फारिग हो जाएंगे और सियासत से भी फारिग। असद कैसर साहब ने कहा कि हमारी सिर्फ एक गलती है, आपकी गलतियों का एक अंबार है, एक पहाड़ है, और उनमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि 9 मई को आपने रियासत पे हमला किया। आज आप एक चीज की माफी मांग रहे हैं कि हमने ये भी मान लो एक दफा ताकि कजिया खत्म हो जाए कि जी हम गुमराह हो गए थे, हमने गलत काम किया, हमने स्टेट पे हमला किया, हमने उन इदारों पे हमला किया जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की, हमारे दिफा की जमानत थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफी दे दें, आगे चल। वो भी नहीं करते। जी, इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरबराह थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब। रऊफ हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, आप लोगों को अब सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब भी कुछ मशवरा दे रहे हैं, साथ ये सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, यानी कि हम ये कह लें कि हुकूमत भी आपको मशवरा दे रही है। आप लोगों के पास सर क्या ऑप्शन है अगर मुआफ़ी का ऑप्शन नहीं है तो? थैंक यू, मेहरबानी जी। देखिए, माफी का ऑप्शन उस वक्त आएगा जबकि पता चलेगा कि माफी किस चीज की मांगी जानी है। ये जो तज्जिया निगार हैं सारे, क्या इनको पता है कि एक्चुअली कोई इंक्वायरी हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है जिसके तहत कुछ लोगों को गिल्टी ठहराया गया है? जैसा कि हमने जुडिशल कमीशन की रिक्वेस्ट की थी, क्या वो जुडिशल कमीशन बना है? क्या उसको इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर प्रेशर्स उनको इस बात को इन्वेस्टिगेट करने की इजाजत दी गई है कि जी वो तयन कर सकें कि किस, जहां 9 मई के वाकयात का ताल्लुक है, उससे मतलब हर शख्स जो है वो उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया है, शदीद अफसोस का इजहार किया है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके शदीद अफसोस का इजहार किया। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इस बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन माफ़ी की स्टेज तक पहुंचने से पहले बहुत सारी और स्टेजेस होती हैं। क्या ये सब लोग जो इस वक्त मियां फसीहत बने हुए हैं, क्या ये बताएंगे कि वो स्टेजेस से गुजरा जा चुका हुआ है? क्या जुर्म का तयन हो चुका हुआ है? क्या मुजरिमीन का तयन हो चुका हुआ है ताकि माफ़ी की तरफ बढ़ा जाए? लेकिन जब ये मुजरिमीन का तयन ही नहीं हुआ, अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक्सरसाइज ही नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेट एक प्रॉपरली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो फिर कैसे ये सब डिमांड्स किए जा सकते हैं? जहां तक रहा पीटीआई के पास ऑप्शंस का सवाल, हम एक सियासी जमात है, हमारे पास आईनी और कानूनी जो ऑप्शंस हैं उन्हीं को हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रखेंगे एंड आई एम श्योर कि अल्टीमेटली इंसाफ मिले। इस तरह नहीं कि जी आप टोकरों में बांट के कन्विक्शंस फेंक रहे हैं। ये जो अभी जो कन्विक्शंस आई हैं, आप लोग यहाँ सब बैठे हुए, क्या ये कन्विक्शंस आइन और कानून के मुताबिक है? क्या यहाँ भी जो कोर्ट्स का जो कॉन्डक्ट है क्या वो कंडोन कर सकेंगे आप? क्या 26वीं आईनी तरमीम को कंडोन करेंगे जिसके तहत आपने आजाद अदलिया के कॉन्सेप्ट को ही दफन कर दिया है? ठीक, क्या नसीहतें करते फिर रहे हैं? ठीक,
अच्छा रोशन साहब, ये बात आपने जो कही उसके बाद अगली बात पे आ जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की जब बेल नहीं हुई तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक लेटर लिखा कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। दूसरा लेटर लिखा, जिस दिन से उनकी बेलें होनी शुरू हुई हैं, जो बेगुनाह होने शुरू हुए हैं, उस दिन से शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल खामोश है। ना वो किसी चीज का उनकी तरफ से कोई खबर आ रही है, ना कोई और मामला हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो बाहर आकर अपना कोई रोल अदा करेंगे और उनके रोल के लिए शायद उन्हें कुछ रायत दी जा रही है। इसमें क्या हकीकत है? राणा साहब, मैं आई बेग टू डिसएग्री विद यू शाह साहब के बारे में जो आपने कहा है कि चुप है। अभी को 3 दिन पहले ये देख लीजिए, ये लेटर उन्होंने हैंड रिटन लेटर जो है हमें भेजा है और इसमें उन्होंने दोबारा वही बातें की हैं जो कि उन्होंने पहले की थी। जहां तक मुज़ाकरात का सवाल है राणा साहब, मैं आपको पता है आप ही के प्रोग्राम में कितनी दफा आके मैं प्लीड कर चुका हूं द कॉज ऑफ डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए। और शाह साहब ने और अपने बाकी जो 4 असीरान और हैं हमारे मोहतरम, उन सब के साथ एक लेटर आया था, उसमें भी उन्होंने डायलॉग की बात की थी और हम लोग भी प्लीड कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं कि डायलॉग होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, लॉ मिनिस्टर ने इनवाइट किया है, स्पीकर ने इनवाइट किया है, राना सनाउल्लाह ने इनवाइट किया है। जी बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग के लिए राना साहब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का बनना बहुत जरूरी है। डायलॉग अगर करना है, जो कि हम करना चाहते हैं, तो डायलॉग जो है खान साहब की डायरेक्शंस के साथ ही हो पाएगा ना। जब आपने 35 हफ्तों से पॉलिटिकल लीडरशिप को खान साहब से मिलने की इजाजत ही नहीं दी और फिर आप चाहते हैं कि पार्टी ये फैसले करे, फौरी तौर के ऊपर फैसले करे, तो क्या ये मुमकिन है? और वो क्या मारूजात है जिनकी वजह से खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है? क्या वो आईनी मारूजात है? क्या वो कानूनी मारूजात है? क्या खौफ है कि जी हम लोग जाके, जो कि मोतदल मिजाज के लोग हैं, जो कि सैनिटी को पीच करते हैं, हम जाके खान साहब के साथ जो मारूजी हालात हैं वो डिस्कस करेंगे, उनको जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनके बारे में उनको बताएंगे और फिर उनका जो उनके डायरेक्टिव्स दे के बाहर आए, कोई बात आगे बढ़ सकती है। जो सोहेल साहब की बात की जा रही है, उन्होंने भी कहा है कि अपने उन्होंने कहा है कि जी सियासी जो अमन है वो कायम नहीं हो सका। तो यही खान साहब 2 साल पहले कहते थे। ये 2 साल से लगे हुए सियासी अमन कायम करना, लेकिन वो सियासी अमन उन्होंने भी मान लिया है कि नहीं कायम हो सका। और अभी इसी सियासी अमन के कायम होने की तरफ जो स्टेप बताए हैं वो ये कह रहे हैं। सोहेल वड़ाइच साहब जो है वो उन्होंने लिखा, जो हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या आपकी पार्टी में कुछ लोग मुज़ाकरात चाहते हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब ने जो लिखा कि जो सियासी मसालियत है वो जो है वो एक सच्चे दिल से माजरत माफ़ी से ही हो सकती है। तो अगर सच्चे दिल से माफ़ी ना हो तो क्या आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की उस टेबल पे बैठना जो है वो उसका कोई फ़ायदा होगा या उसका कोई आउटकम हो सकता है मुमकिन तौर पर? क्योंकि वन लाइनर मुज़ाकरात का ऐसे लगता है कि एजेंडा उसके इर्द गिर्द हर चीज़ घूमेगी। मुज़ाकरात से हमेशा मुस्बत नताइज निकलते हैं, मैं इसका बहुत बहुत हमेशा से हामी रहा हूँ। हमारे एक जब हम बायोट्रैक्टिव डायलॉग किया करते थे तो वो कहते थे कि जी जिन लोगों में, जिन पार्टीज में बहुत ज्यादा इख्तलाफ होना चाहिए उनको डायलॉग करना चाहिए, और वो डायलॉग जो है वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए और अनइंटरप्टेबल होना चाहिए। मैं भी इसी किस्म के अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग में यकीन रखता हूँ। मैं फील करता हूँ कि इसके हमेशा मुस्बत नताइज निकलते हैं। जब आप बेस के ऊपर बैठेंगे, एक दूसरे का नैरेटिव सुनेंगे, एक दूसरे की मारूजात सुनेंगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ने में आसानी होती है। जब आप बैठेंगे नहीं, बातचीत ही नहीं करेंगे और प्री कंडीशंस लगा के जो माफी वाला जो चैप्टर है वो तब ही खुलेगा जब फ्री फेयर शफाफ तरीके से इंक्वायरी हो, कमीशन बने, इन्वेस्टिगेशन हो, वो तय करे कि गलती किसकी है, फिर माफी वाला चैप्टर खुलेगा। उससे पहले तो बाकी चीजें डिस्कस होंगी। आप यही समझ रहे हैं?
देखिए, ये हमारी जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो यही है कि जी एक जुडिशियल कमीशन बने जो ये सारी एक एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव इंक्वायरी करे इसकी, और उस सिलसिले में फिर जुर्म का तयन किया जाए, मुजरिमीन का तयन किया जाए। उसके बाद फिर जो भी कानून जो कहता है उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ये खान साहब भी कह चुके हुए हैं, ये हमारी पार्टी की पोजीशन है। लेकिन मैं इसके अलावा ओवर एंड अबव दिस मैं अर्ज की थी मैंने कि अगर आप एक डायलॉग शुरू कर देते हैं तो उससे भी मुस्बत नताइज निकल सकते हैं, इन द सेंस कि हम एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, रियासत जो कि अभी इन आर्टिकल्स में भी, सोहेल साहब के आर्टिकल्स में भी कंसीड किया गया है कि रियासत जो है वो मुंजमद है, उसमें आपको जो पॉलिटिकल पीस नहीं है, पॉलिटिकल अमन नहीं है, और उसके बगैर आपको पता है कि इकोनॉमी जो है वो मूव नहीं कर सकती। सो एक तरह से रियासत मुंजमद है। हमें भी इसका एहसास है। हम चाहते हैं कि हम अपना रोल प्ले करें, एक पॉजिटिव रोल प्ले करें, एक कंड्यूसिव रोल प्ले करें, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि इस किस्म के डायलॉग के लिए जो एक मुस्बत माहौल है वो बनाए। खान साहब से सबसे पहले मिलने की इजाजत दी जाए ताकि हम उनको ऑन बोर्ड ले सकें, उनकी डायरेक्शंस ले सकें और आगे बढ़ सकें। मेरा नहीं ख्याल कि डायलॉग शुरू करने में किसी किस्म की देर करनी चाहिए अब, क्योंकि आगे ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी। रऊफ साहब, जिस तरह साकिब साहब ये कह रहे थे कि अगर डायलॉग्स का आगाज़ होता है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत कहती है जब भी कोई बात करें तो वो इमरान खान की बात करते हैं कि सबसे पहले जो है इमरान खान को बाहर निकाला जाए, और हुकूमत अगर कहती है कि सबसे पहले माफ़ी मांगी जाए, अगर उनका भी एक निकाती एजेंडा यही रहता है तो क्या उसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मुज़ाकरात के मेज़ पर जा सकती है? देखिए, मुज़ाकरात तो उसके बावजूद शुरू होने चाहिए ना। मुज़ाकरात शुरू करने में तो कोई देर नहीं करनी चाहिए। अब वो सारे जो डिमांड्स हैं वो आ जाएंगे टेबल के ऊपर, उनको डिबेट कर लिया जाएगा, कोई हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। मुज़ाकरात का मतलब क्या होता है? मुज़ाकरात का मतलब देखिए, एक मैक्सिमलिस्ट जो होती है, जब मुज़ाकरात शुरू होती है, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, नो थिंक टैंक मेरा यही काम करता है। मुज़ाकरात शुरू होने से पहले मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। जी जी। जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस जो है ना वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं और फिर एक कंसेंसस की तरफ बढ़ा जाता है जो कि सब पार्टीज को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कबूल होता है। ये होते हैं मुज़ाकरात का फायदा। तो मुज़ाकरात का सिर्फ फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होगा। मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए और फिर देख ली जाएगी कि क्या मसले का हल क्या है, किस तरीके से ये जो इस वक्त एक ये हम सेसपूल में पड़े हुए हैं वहां से निकल सकते हैं। निकलना चाहिए और निकलना पड़ेगा अगर मुल्क को आगे बढ़ाने। अच्छा, चूँकि बहुत से हमारे तजियाकार भी शायद समझते हैं कि माफ़ी एक लफ्ज़ ऐसा है कि जिसको जितनी दफ़ा बोला जाए शायद हमारे सुनने से माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि इसलिए आपसे बार बार माफ़ी का जिक्र कर रहे हैं। और हमारे बड़े सीनियर जो साहब भी हैं ना, वो इस लफ्ज़ को ना शौकिया भी कह सकते हैं या समझते हैं कि ख़बर का बहुत बड़ा ट्रिक हो जाए। लेकिन माफ़ी देने और लेने वाला दोनों क्या इस पर राज़ी हैं? एक पहली बात तो ये है, और दूसरा, क्या अब माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कालमों के ज़रिए होंगी या सहाफ़ियों के ज़रिए होंगी? ज़रा इस चीज़ का हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जी, और अगर इसमें इजाफा कर लें, अगर इसी तरह सहाफ़ियों के ज़रिए, कालमों के ज़रिए होनी है तो फिर अदालतों को, कानून को, सबको रख देना चाहिए। देखिए, ये मैं ये कहता हूं कि हुकूमत जो कहती है वो कुछ इजाजतें लेके कहती है ना। अब जिस सहाफ़ी साहब का जिक्र कर रहे हैं, सोहेल साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, लाजमी बात है कि उन्होंने भी बात की है फील्ड मार्शल साहब से, वहाँ 2 घंटे की मुलाकात हुई है और ये कॉलम्स जो 3 लिखे गए हैं इसमें वही जो उस मुलाकात के दौरान जो बातें हुई हैं वही रिफ्लेक्ट करती हैं ना। तो एक बात तो मान लीजिए, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, कि ये माना जा रहा है कि जिस मुल्क में सियासी अमन नहीं आया, इसीलिए आगे बढ़ने के लिए एक कंडीशन के साथ कहा जा रहा है कि जी आगे बढ़े। दूसरी बात है, बात जब होगी, खान साहब से हमें इजाजत मिलेगी, उनसे जाके बैठेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने भी हमेशा मुज़ाकरात की हद तक तो कहा है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। अब वो मुज़ाकरात जो है वो कहते हैं कि जी उनके साथ होते हैं जिनके पास ताकत होती है, दैट मीन्स की एस्टैब्लिशमेंट। हमें ये जब पॉलिटिकल लोग आके मिलते हैं तो हंसते हुए हमें कहते हैं यार हम ही सब मुज़ाकरात कर लो, हमने भी तो वहीं जाना है। तो ये सिचुएशन तो है ना, एक रियलिटी है। खान साहब ने जो पोजीशन ली थी वो जस्टिफाई हो रही है ना। चलिए हम इनके साथ बैठ जाते हैं, इस बारे में कोई नहीं होगा, ये हो जाएगा। एक खान साहब से मुलाकात की इजाजत दे दें, हम बनवा लेंगे, बात कर लेंगे। हम इनके साथ बैठ जाते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से आगे बात बढ़ेगी। लेकिन मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए।
शुरू होने चाहिए, उस पर फर्दर डिले नहीं होनी। रऊफ साहब 26 नवंबर या 24 नवंबर को अगर कहें तो उस वक्त काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई थी और इमरान खान साहब को जो है वो उसके हवाले से, लेकिन बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने कहा कि पहले लीडरशिप बाकी लीडर या डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी लोगों को किया जाए, या कोई डेडलॉक कहीं ना कहीं आ गया। तो सवाल मेरा ये है कि नवंबर के बाद दिसंबर आया और दिसंबर के बाद अब हम अगस्त में हैं, तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं। तो इस दौरान आपसे पार्टी से बाकायदा या बेकायदा तौर पर या आपको कहीं ना कहीं अप्रोच करने की कोशिश हुई हुकूमती हलकों से, या कोशिश की गई? बयानात तो आते रहते हैं, अमली तौर पर कोई ऐसा एक्ट हुआ, या आपने अभी 5 अगस्त फिर 14 अगस्त एहतजाज किया? एहतजाज का मकसद तो यही है कि हुकूमत को किसी न किसी टेबल पे लाएं, को बातचीत को मामलात आगे बढ़े। कोई ऐसा हुआ मामला इस दौरान? देखिए साकिब, आपने जिक्र किया, देखिए 26 नवंबर को इंसान गलती का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं। जो प्लान था उसके मुताबिक ये नहीं था, जो हुआ हो गया। बाहर सूरत उसके बाद क्वाइट रहा है बिल्कुल, लेकिन गाहे गाहे वक्तन फवक्तन हमारे कुछ लोग हैं, उनकी बात होती रहती है और मामलात को आगे बढ़ाने के बारे में भी बात होती है और मामलात आगे बढ़ेंगे अल्टीमेटली। देखिए ये जैम नहीं रह सकता, मुल्क जो है वो आगे बढ़ेंगे। इंडिकेशंस भी मिलती हैं, सारा कुछ है। और ये जो आजकल जो हमें मुज़ाकरात की जो दावत दी जा रही है, मैंने 4-5 लोगों के नाम भी लिए हैं, सभी लोग जो बड़े ईगर लगते हैं, ये भी मैं लेट मी पुट इट वेरी कैंडिडली, ये भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं हो रही। आप समझते होंगे लोग, शायद आप ये ना कह सके, मैं कह देता हूँ। ठीक है। मुज़ाकरात का कहा भी जो है वो किसी मकसद के तहत जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रऊफ, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। एक तरफ तो हुकूमत के हवाले से बातचीत हो रही है कि वफाकी हुकूमत को मुश्किलात का सामना है या आने वाले वक्त में हो सकता है। अगस्त की बात हो रही थी, फिर सितंबर की बात हो रही थी, और साथ ही हुकूमत की जानिब से सागदार साहब ने बहुत क्लियर किया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ क्या सराइयाँ हैं, ये अफवाहें हैं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। दूसरी जानिब बारहा ये खबरें भी सामने आई हैं कि हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, नून लीग ने पीपल्स पार्टी से यह कहा है कि आप भी किसी तरह वफाकी हुकूमत में बाकायदा तौर पर शामिल हो जाएं, वजारतें ले लें। अभी क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद है? क्या पीपल्स पार्टी ये फैसला कर सकती है आने वाले वक्त में कि हम भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं? और साथ ही तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बहरहाल ये नहीं कह सकती है किसी भी वक्त कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि हुकूमत उनकी वजह से ही चल रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शैला साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आज अभी हम बात कर रहे थे फैसल वाडा साहब की, उन्होंने जो है ये मुतनब्बे किया है कि सारे तुरम खान जो हैं वो अपनी समत दुरुस्त कर लें। ये किन को कह रहे हैं? कुछ वो कह रहे थे कि जो मुनाफिक सियासतदान है ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब अपने आप को ठीक कर लें। आपको कुछ इल्म है कि किन से नाराज़ हैं? अच्छा, मैंने तो इत्तफाक से उनका स्टेटमेंट देखा नहीं, लेकिन जिसका स्टेटमेंट है वो खुद ही बता सकता है कि वो क्या कर रहा है और क्या कहना चाह रहा है। मैं तो इस बात में आपको सुन रही हूँ कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत है। हुकूमत तो वो लोग, वो मेंबर्स भी नहीं होते नेशनल असेंबली में जिनकी पार्टी की हुकूमत, तो वो प्राइवेट मेंबर होते हैं और वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करते हैं। हुकूमत कैबिनेट होती है और हम अगर तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बड़े मसाइल ना होते। शैला साहिबा, क्या मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त हुकूमत हैं? बिल्कुल है, उनकी पूरी कैबिनेट है, वो हैं और उनके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग वो अपने स्टेप्स ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के लिए उठाएं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए उठाएं। हमारी गवर्नमेंट होती तो हम NFC करते, हमारी गवर्नमेंट होती तो हम CCI के इजलास बुलाते, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास बुलाते। शैला साहबा, अगर 27वीं आईनी तरमीम आती है तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी? सबसे पहली बात तो यह है कि 27वीं आईनी तरमीम की अभी तक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की गई, कोई जिक्र नहीं किया गया और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइव डॉक्यूमेंट है और तरमीम इस तरह तो नहीं हो सकती ना, उसके लिए सादा अक्सरियत तो चाहिए। और
उसमें देखते हैं कि क्या ये तरमीम लेकर आते हैं, उसके हिसाब से बात होगी। अगर आती है, अगर मैं एक लफ्ज़ कह रहा हूँ उस पर कहते हैं कि यस या नो, तो यही होता है ना, अगर आती है तो कंटेंट पे होता है ना, किस चीज़ में तब्दीली लाना चाह रहे हैं। पहले जो आई थी तरमीम 26वीं, तो उसमें 55 या 57 फजल रहमान साहब जो है उन्होंने मीडिया से बात की थी, शैला रज़ा साहिबा, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि अब उन्हें जो है वो लगता है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको समझ आ गई है कि जो फाटा का जो मर्जर हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। फिर और बातें माइन एंड मिनरल्स जो के हवाले से बात की जा रही है कि जो सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसको फेडरल गवर्नमेंट के अंडर लाने के हवाले से बातचीत चल रही है, क्योंकि हुकूमत जो इंटरनेशनल लेवल पे या अमेरिका के साथ या मुख्तलिफ ममालिक के साथ कुछ इस किस्म के मुआहदे करने का इरादा रखती है। ये कुछ सेंस लगती है, जिसमें जो ख़बर गर्म है इस्लामाबाद में कि 18वीं तरमीम को भी मुमकिना तौर पर छेड़ा जा सकता है। तो अगर 18वीं तरमीम को छेड़ा जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? अच्छा, अब ये है कि मैंने 4-5 दिन पहले का या आगे पीछे हो सकता है, उसमें चेयरमैन का स्टेटमेंट सुना था कि 27th अमेंडमेंट का अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ कोई जिक्र नहीं किया गया। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें सपोर्ट नहीं कर सकती, तो हम नहीं करेंगे। ज़ाहिर है 18वीं तरमीम कोई ज़बरदस्ती या 2-4 दिन के अंदर तो नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी का इस पे बड़ा रहा है ना, आज तक आप अपना क्रेडिट लेते रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं ये समझती हूँ कि हमने बड़े बिल्कुल सही लेते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि उसको बहुत सोच समझ के तमाम पार्टीज़ की राय लेके, जो असेंबली में थी, असेंबली में नहीं थी, उन सबको बिठा कर ये अमेंडमेंट हुई है। इसको और बेहतर तो किया जा सकता है कि सूबों को और इख्तियारात दिए जाएं, एनएफसी को वाज़ेह किया जाए कि किस तरह से अभी एनएफसी नहीं होता है। और लेकिन यहाँ पर तो सुनने में आया कि सूबों से इख्तियारात वापस लिए जाने लगे हैं, यहाँ पर तो नए सूबे बनने लगे हैं, सूबों से इख्तियारात वापस लिए जाने लगे हैं। अगर सूबों से इख्तियारात वापस ले लिए जाते हैं, नए सूबे बनते हैं, पीपल्स पार्टी फिर कहाँ खड़ी होगी? जी जी जी, देखिए, आइन के मुताबिक अगर एक सूबे में 3 दफ़ा ये रेजोल्यूशन पास हो जाए कि सूबा कहाँ बनना है, किस जगह बनना है, तो सूबा बनता है। इस तरह नहीं हवा में बन जाता कि किसी का दिल चाहे और वो सूबा बना दे, इस तरह नहीं होता। और इसी तरह जो है 18वीं तरमीम में हमने सूबों को इख्तियार दिए हैं, जिससे सूबों के हालात बेहतर हुए हैं। और अभी भी हम ये समझते हैं कि बहुत सारी शिक़ें ऐसी रह गई जिस पे कि अमल होना था और वो नहीं हो सका, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी उस तरह से नहीं हो सका। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई आसान बातें हैं और इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है शैला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शैला रज़ा साहिबा, आप जिस तरह से फरमा रही थी कि क्योंकि जिनकी कैबिनेट होती है हुकूमत उन्हीं की होती है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी से आप समझती हैं कि आपका वोटर ये क्वेश्चन नहीं करेगा महंगाई क्यों हुई थी, आप फिर भी साथ क्यों बैठे रहे थे? हमारे आम आदमी का किचन बेहतर नहीं हुआ था, आप फिर भी साथ क्यों रहे थे? आप उनको हर मामले में वोट क्यों देते रहे थे? आप नहीं समझती हैं सवालात होंगे? और पीपल्स पार्टी की हम तवाना आवाज़ नहीं देख रहे इस हवाले से। पीपल्स पार्टी आम आदमी की बात करती है, लेकिन इस दफ़ा हमने तवाना आवाज़ नहीं देखी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि अगर आप का मुल्क जो है वो 3 साल 8 महीने में 76% कर्ज में इजाफा कर ले, फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट करके दुनिया वर्ल्ड लेवल पर उससे मुकर जाए, तो आपकी इकॉनमी कोई खाला से या मामू से लिया हुआ कर्जा तो नहीं था ना वो, तो आप दुनिया में भी अकेले हो गए और उसके बाद आपकी इकॉनमी ने सफ़र किया। उसको बेहतर करने करते आप इस जगह पर आए हैं कि दुनिया ने आपको देखा है, आपने वो ख़राब किए हुए माहिदे को बेहतर किया है और अब आप एक
आपकी एक सम सही हुई है। जहाँ तक बात है तो जिस तरह से हम गिर गए थे उसमें इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ है कि जो महंगाई बढ़ सकती थी वो उस तरह से नहीं बढ़ने दी और इन्फ्लेशन को कम किया है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जाहिर है कि इसका भी नहीं हो सकता, वो होगा, लेकिन जो बहुत और चीज़ें हैं उस पर हम बिल्कुल इतराज़ करते हैं, FBR की कारकर्दगी पे इतराज़ करते हैं। हमने बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने सही कराई हैं, तो हमसे कोई इस तरह से सवाल नहीं कर सकता क्योंकि हमने वजारतें नहीं ली हैं, हमने हर चीज़ पे आवाज़ बुलंद की है। PSDP हो, चाहे हमारा कोई भी ऐसा हो जो जिसमें बजट में हमारे पास कम रखे हुए हैं आवाम के लिए इस तरह से ना सोचा गया। हमने बाकायदा बैठ के तनख्वाहें बढ़वाई हैं, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को डबल कराया है। तो ये ये आपका क्रेडिट है, ये पीपल्स पार्टी का क्रेडिट हम मान लेते हैं, बिल्कुल क्रेडिट है। PDM की हुकूमत आई, हमने सुना कि इमरान खान ने एक मुआहिदा किया, मुआहिदा तोड़ दिया, बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क को बिल्कुल दलदल में फेंक दिया। निगरान हुकूमत है, यही बात सुनी। अब फिर आप लोगों की हुकूमत आई, चलें आप सदर तो हैं ना, गवर्नर तो किसी जगह आपके हैं, वज़ीर आला 2 जगह आपके हैं। वो एक मुआहिदा, एक चीज़ IMF के मुंह से ये लफ्ज़ आज तक नहीं हमने सुना, वो एक मुआहिदा जो उन्होंने तोड़ा उसका कोई कागज़ तो मीडिया को सामने दिखा दें ताकि हम कह सकें PTI को कि भाई आपने ये इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। अच्छा, पहली बात का तो जवाब ये है कि सदर जो है वो एक, और गवर्नर वो एक सेरेमोनियल जो है वो पोस्ट होती है। अच्छा, जहाँ हमारी हुकूमत है हमने अपने आइन के हिसाब से, हम अपने मंशूर के हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि आपके कान बंद थे या क्या था, जब फ्रेंड्स कंट्रीज़ भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे थे और कितनी दफ़ा IMF के साथ बैठ के 8 से 9 महीने लगे जो वो माहिदा रिन्यू हुआ है, वो माहिदा ख़त्म नहीं हुआ। उस माहिदे के लिए PTI के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इतना सख्त माहिदा है, सबसे अच्छा माहिदा पीपल्स पार्टी ने किया था और उन्होंने कहा था ये सख्त तरीन माहिदा है, तो वो माहिदा ख़त्म नहीं हुआ। मैंने कहा कि खाला या मामू से कर्जा नहीं लिया था कि वो शिक़े माफ़ कर देते, उन्होंने पहले बहुत सख्ती हमसे रखी और वही माहिदा पहले जो है वो बहाल हुआ है, उसके बाद हम कुछ कर रहे हैं, उस माहिदे पे अमल होना है भी। ये जो मेरी बहन बड़े अदब से मेरे कान भी खुले हैं और मेरी आंखें भी खुली हैं। मैं रोज़ाना प्रोग्राम करता हूँ, रोज़ाना सुनता हूँ। मैंने आपसे ये अर्ज़ की है मेरी बहन बड़े अदब से, मुझे वो कागज़ या कोई ऐसा बयान दिखा दें उन ममालिक का ही जो ममालिक हमसे नाराज़ थे जिनके ये कि PTI की हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया, कोई एक दिखा दें। सारी जिंदगी आपकी और नून लीग की हुकूमत तो अरसा दराज से रही। इससे पहले, अच्छा एक मिनट, मुझे इसका जवाब दे दें। जो PTI ने खूबसूरत तरीन माहिदा किया था उसकी कॉपी है आपके पास? जी मेरे पास है। जी मैं आपको कॉपी, जी हम आपको कॉपी दिखा देते हैं, हम आपको कॉपी भी दिखा देते हैं और उस दौरान में उस कॉपी पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान भी सुना देते हैं जो कौमी असम्बली में उन्होंने दिया था कि IMF में जाते वक्त जब PTI गई थी, वो भी सुना सकते हैं अगर आप इजाजत दें तो हम सुना भी देते हैं। PTI तो जाना ही नहीं चाहती थी। PTI तो है ही गलत, मैं कह रहा हूँ PTI तो है ही गलत, लेकिन बाकी तो गलत नहीं। एक मिनट मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें। इमरान साहब ने जलसे में कहा था कि मैं किसी से उधार नहीं लूँगा क्योंकि मैं गैरत, जो कि मैं हूँ गैरतमंद लोग नहीं लेते, लेकिन उसके बाद वो उन्होंने लिया। और मैंने आपको जो अल्फाज सुनाए कि जो उन्होंने ये कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, शौकत तरीन ने, उन्होंने कहा था सख्त तरीन शराइत पे लिया है। तो भाई वो मैंने तो नहीं कहा था, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था। उससे उन्होंने बिट्रे किया था और जब उन्होंने देखा तो 10 रुपये उन्होंने पेट्रोल की कीमत में कम किए थे। इसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट के में उन्होंने उसमें भी पैसे कम किए थे। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता नहीं था, और ये भी सब जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि हमें पता था कि हमें घर भेजा जा रहा है, उन्हीं की गवर्नमेंट से आवाज़ आई थी, तो हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। ठीक है, ठीक है, ये आपको पॉइंट ऑफ व्यू है। शाला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, राना अजीम साहब को इजाज़त दीजिए, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अल्लाह हाफ़िज़।